हाय गाइस। आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या। और आज हम पढ़ाई करने वाले हैं जेनेटिक्स पार्ट 3। ओके, आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के ही यहाँ आ रहे होंगे। वैसे कंटिन्यूएशन जैसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कल कुछ टॉपिक किया था उसको अधूरा छोड़ दिया और आज हम एक नया टॉपिक मतलब उसको कंटिन्यू करते लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। रोज हम नया नया ही टॉपिक कर रहे हैं। मैं तो आपके लिए प्लान करती हूँ कि मोस्टली जो टॉपिक मैं शुरू करूँ उसी दिन कंप्लीट कर दूँ, ताकि अगर बच्चे बीच में भी जुड़ रहे हैं तो फिर उनके लिए दिक्कत नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा हो, डायरेक्टली वो लोग पार्ट 3 देख रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी पार्ट 3 समझने में। मगर ये बात ज़रूरी है कि आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो सब इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में, जो कि एक नॉन मेंडेलियन पैटर्न है। नॉन मेंडेलियन पैटर्न का मतलब ये है कि मेंडल ने अपने समय में बहुत सारे लॉज और प्रिंसिपल्स दिए थे। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस उन प्रिंसिपल में से एक नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन मेंडेलियन पैटर्न। ओके, तो इस टाइप ऑफ नॉन मेंडेलियन पैटर्न में इनहेरिटेंस होता है जो कि डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म में है। तो बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस न्यूक्लियस के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ओके, न्यूक्लियस में जो भी इनहेरिटेंस पैटर्न होता है वो सब मेंडल का ही दिया हुआ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। मगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इज नॉन मेंडेलियन, जो कि न्यूक्लियस के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, मगर वो एक्स्ट्रा डीएनए जो कि न्यूक्लियस में मतलब जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। मान लो ये है आपका सेल, ये है न्यूक्लियस, जिसमें आपके बहुत सारे जीनोम क्रोमोसोम्स वगैरह प्रेजेंट हैं। अदर देन दैट क्या प्रेजेंट है इस सेल में? आपके पास साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म में कहाँ डीएनए प्रेजेंट है? ऐसे ऐसे तो घूम नहीं सकता ना डीएनए। इट हैज़ टू बी प्रेजेंट विद इन एन ऑर्गेनल। तो जब हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की बात करते हैं, इट सिंपली मीन्स दैट वो डीएनए, वो जीनोम जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। तो आपका हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो ये दो ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जिसके पास अपना खुद का क्रोमोसोम है, खुद का जीनोम है। और इसको रेप्लिकेट करने के लिए, इन दोनों को रेप्लिकेट करने के लिए न्यूक्लियस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपना काम बिल्कुल खुद कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। सो द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है हर एक सेल में इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो ये इसका पर्पस क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल का पर्पस क्या है? ये इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करने के लिए हेल्प करता है। दूसरा, इस डीएनए में वो इंफॉर्मेशन होता है जो कि एमआरएनए में जाता है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बन के हमारी बॉडीली फंक्शंस के लिए यूजफुल होता है। तो न्यूक्लियर डीएनए की बात करें तो न्यूक्लियर डीएनए इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमारी बॉडी में जो इनहेरिटेंस होती है, जहाँ पेरेंट से लेके ऑफस्प्रिंग्स, ओके, पेरेंट से लेके ऑफस्प्रिंग्स में जो जीन्स की ट्रांसफर्स होती है, दैट इज बेस्ड ऑन डीएनए इनहेरिटेंस। ओके, न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो इनहेरिट होता है फ्रॉम द पेरेंट टू द चिल्ड्रन। ओके, मगर हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि इनहेरिट होते हैं, बट नॉट इन ए मेंडेलियन स्टाइल। इट इज इनहेरिटेड इन ए नॉन मेंडेलियन स्टाइल में इनहेरिट होते हैं, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न को हम नॉन मेंडेलियन पैटर्न करके कहते हैं। इसका दूसरा नाम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है, या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी इसे हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट, अब पहला
जब इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस को रिपोर्ट किया गया था, इट वाज इन 1949 बाय द साइंटिस्ट बोरिस एफ्रूसी। इन साइंटिस्ट ने 1946 में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में पता किया था ईस्ट में। ओके, सो साइटोप्लाज्मिक डीएनए या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बेसिकली प्रेजेंट है हमारे सेल में इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनल्स, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है। तो आज तक ये इतना बड़ा मिस्ट्री है कि ये कैसे आया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का एक जीनोम कैसे आ गया, ये आज तक एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बन के रह रहा है। कुछ थियरीज है जो कि सपोर्ट करते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेल्स में कैसे आए। सो वन सच थियोरी इज दैट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ओके, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहा जाता है। इसमें ये कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया पुराने बहुत सालों, मतलब बहुत हजारों सालों से पहले एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया था। माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ वाज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया। समय के साथ क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया ने यूकेरियोटिक सेल्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखना शुरू कर दिया। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज यूकेरियोटिक सेल्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं सर्वाइवल में। उनके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये इसको मदद करता है और ये वापस इसको मदद करता है। इवेंचुअली दोनों एक दूसरे की मदद करके जी लेते हैं। फिर जैसे एवोल्यूशन शुरू हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया एक परमानेंट ऑर्गेनल बन गया यूकेरियोटिक सेल में। अब जो भी यूकेरियोटिक सेल रिप्लिकेट होता है उसमें डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि हमको एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट प्रेजेंट इन अ सेल देन इट इज गोइंग टू बी डेंजरस, वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट के लिए भी एक थ्योरी है कि क्लोरोप्लास्ट एक फ्री लिविंग एल्गे हुआ करता था, जिसने यूकेरियोटिक प्लांट सेल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखा, जिसके वजह से वो एक परमानेंट ऑर्गेनल बन गया प्लांट सेल में। तो ये दोनों जो ऑर्गेनल्स है जिसके पास अपना सब जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट है, ये कंप्लीटली इक्विप्ड है टू परफॉर्म द सेंट्रल डॉग्मा, मतलब फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए टू प्रोटीन, ये फंक्शन आराम से परफॉर्म कर सकता है। एडिशनली क्लोरोप्लास्ट के पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होता है, तो ये प्रूव करता है कि ये कभी कुछ हजारों या फिर उससे भी मिलियंस ऑफ ईयर्स से पहले क्लोरोप्लास्ट एक बैक्टीरिया हुआ करता था, क्योंकि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन नेचुरली यूकेरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं, ये नेचुरली बैक्टीरियल सेल्स में होते हैं। तो ये थ्योरी प्रूव करता है कि क्लोरोप्लास्ट बहुत हजारों सालों पहले एक बैक्टीरिया हुआ करता था। सो द जीनोम इज मेड अप ऑफ फ्यू जीन्स। ये जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इनकी जीनोम इस थोड़े से ही जीन से बना है, मगर सेवरल थाउजेंड बेस पेयर्स की तौर से। और इसमें अपना आरआरएनए, अपना टीआरएनए, अपना एमआरएनए, अपना डीएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सारी मशीनरी प्रेजेंट है इन ऑर्गेनल्स में। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फॉलोज नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। जैसे कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, द जीन्स एंड द जीनोटाइप्स वगैरह होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में ऐसा नहीं होता। सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स हैपेंस ड्यूरिंग द माइटोसिस एज वेल एज द मियोसिस प्रोसेस, जहां द डिप्लॉयड क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होके हैप्लॉयड बन जाते हैं। तो ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर। क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के पास सेंट्रोमियर नहीं होता, यहाँ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम जैसा फिनोमेनॉन नहीं होता। तो कार्ल कोरेंस in 1908 first reported the non-Mendelian inheritance in the Mirabilis jalapa, जो कि एक प्लांट है। इसमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
Another extra chromosomal inheritance was reported by M.M. Rhodes in 1933. तो इन्होंने ये बताया कि inheritance of male sterility in maize, जो कि maternal inheritance है, मतलब मदर से ये जीनोम पास होके आई है। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी साइंस में, क्योंकि अभी तक पता नहीं था कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस किस तरह से आता है। जब इन्होंने पता किया कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस मैटरनल इनहेरिटेंस है, तो ये साइंस में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर गया। तो ये मैटरनल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? तो ये समझ लीजिए आपके पास एक स्पर्म है, ओके, सो दिस इज द स्पर्म एंड दिस इज द एग, ओके। सो एग में बहुत सारे ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म, सब कुछ होते हैं, विच इज मच मोर कंपेयर टू द स्पर्म में उतना ज्यादा नहीं होता। जब स्पर्म एग के पास जाता है तो ये क्या करता है, स्पर्म अपनी न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर देता है, न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर देता है फ्रॉम द स्पर्म। द न्यूक्लियस गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू द एग। सिर्फ न्यूक्लियस को ट्रांसफर करता है, साइटोप्लाज्म को ट्रांसफर नहीं करता। तो जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म होता है वो मदर का ही होता है, वो ओवम का ही होता है, एग सेल का होता है। स्पर्म सेल का सिर्फ न्यूक्लियस उस एग सेल के अंदर जाता है, बाकी सारा का सारा पार्ट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर जाइगोट बिलोंग्स टू द मदर। तो इसीलिए इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी मदर से ही आता है, क्योंकि सेल में, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी तो प्रेजेंट है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया मैटरनल इनहेरिटेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ओके। सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट मेक्स द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इवन यूनिक इज द मैटरनल इनहेरिटेंस। सो इट इनहेरिट्स फ्रॉम मदर टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो मम्मा से ही आप बच्चा को ये आता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मम्मा के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डिफेक्ट है तो वो बच्चा के माइटोकॉन्ड्रिया में अफेक्ट कर सकता है, अगर पापा के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डिफेक्ट है तो वो बच्चा को अफेक्ट नहीं कर सकता। सो वन थियरी सजेस्ट दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जो कि ओवम है, बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्म, बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है कंपेयर टू द स्पर्म सेल, इसलिए उसको कुछ एक्स्ट्रा स्पर्म सेल की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है ताकि वो डिप्लॉयड स्टेट में जाए और वो सेल डेवलप हो सके। तो इस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को ही नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस या फिर मैटरनल इनहेरिटेंस करके हम कहते हैं। तो मैटरनल इनहेरिटेंस का इफेक्ट हम स्नेल में पढ़ा गया है। ये बताते हैं कि द कैरेक्टर ऑफ कॉइलिंग इन स्नेल इज गवर्न बाय द मैटरनल इनहेरिटेंस। कॉइलिंग मतलब जो स्नेल की शेल की जो स्ट्रक्चर होती है ना, ऐसे ऐसे कॉइलिंग होता है ना, शेल जैसा स्ट्रक्चर, सो दैट इज बिकॉज ऑफ मैटरनल इनहेरिटेंस। तो स्नेल लिम्ने पेरिग्रा में इसके बारे में पढ़ाई की गई थी। इसके पास दो टाइप के शेल की फिनोटाइप है। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक शेल टाइप है डेक्स्ट्रल, जो कि राइट साइड से घूमता है, और दूसरा है सिनिस्ट्रल, जो कि लेफ्ट साइड से घूमता है, ओके। द स्नेल स्ट्रक्चर। तो इसमें द मदर्स जीनोटाइप, फिनोटाइप नहीं, मदर्स जीनोटाइप सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉइलिंग स्टाइल। तो हम एक असम्पशन कर लेते हैं कि जो डी प्लस है ना, ये डी प्लस है फॉर डेक्स्ट्रल, मतलब राइट साइड का, ओके, राइट साइड का, और डी इज सिनेस्ट्रल फॉर लेफ्ट साइड का। इसको याद रख लेना, ये जीनोटाइप कोड है, ओके। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं मेल सिनिस्ट्रल है, आप यहाँ देख सकते हैं सिनिस्ट्रल में कैसे चल रहा है, इट इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ओके, इट इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड। आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड से चल रहा है। डेक्स्ट्रल राइट साइड से चल रहा है, जो कि फीमेल है। तो दिस इज प्योर ब्रीड। आप यहाँ देख सकते हैं प्योर लाइन है, क्योंकि फीमेल डी प्लस है और मेल डी डी, मेल भी प्योर लाइन है। जब इनके बीच में ब्रीडिंग हुई तो क्या हुआ, F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में डी डी प्लस हुआ, ओके, डी डी प्लस हुआ, क्योंकि ये डी प्लस मैटरनली इनहेरिटेड है, ओके, इट इज मैटरनली इनहेरिटेड। कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें डी डोमिनेंट है या फिर डी प्लस डोमिनेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें डी प्लस
मदर साइड से आया है, मैटरनल इनहेरिटेंस है, तो F1 जनरेशन भी डेक्स्ट्रल ही होगा। अभी डेक्स्ट्रल हो चुका है F1 में, अभी हम इसका F1 की सेल्फिंग करा देंगे, मतलब D प्लस क्रॉस D प्लस। ओके, इसकी सेल्फिंग करा दी तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेगा बताइए मुझे। D एक होगा, फिर D प्लस होगा, दूसरा D प्लस D होगा, और दूसरा D प्लस होगा। सो दीज आर ऑल द कॉम्बिनेशंस विच कैन बी फॉर द F2 प्रोजेनी। तो F2 प्रोजेनी में ये आपको क्या बताता है, डेक्स्ट्रल है, क्योंकि फीमेल की जीनोटाइप डायरेक्टली आ चुकी है। D कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें से कोई भी हो, क्योंकि इसमें इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में मैटरनल इनहेरिटेंस हुआ है, तो इसीलिए शेल की शेप इसमें डेक्स्ट्रली होगा, क्योंकि ये जो शेल की शेप है ना, लेफ्ट साइड में होना या फिर राइट साइड में होना, डिपेंड्स अपॉन द मैटरनल इनहेरिटेंस जीन्स। कुछ और तो डोमिनेंट या रिसेसिव की बात कर सकते हैं, कोई और जीन्स हो तो, मगर ये पर्टिकुलर कॉइलिंग वाली जीन मैटरनल इनहेरिटेंस की है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा जीनोटाइप है, ये कैपिटल D प्लस है या फिर डी है, सारा का सारा प्रोजिनी डेक्स्ट्रल ही होगा। आप यहाँ देख सकते हैं डी इज द जीनोटाइप ऑफ द मेल जो कि स्टेनिस्ट्रल है, मगर आपकी प्रोजिनी डेक्स्ट्रल है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें वो जीनोटाइप फादर का हो या फिर मदर का हो, क्योंकि ये मैटरनल इनहेरिटेंस है। साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जीनोम की बात हो रही है, कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली ये डेक्स्ट्रल ही होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज द एग सेल एंड दिस इज द स्पर्म सेल। मान लो कि स्पर्म सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जो कि इस तरह कुछ इस तरह दिखता है, ओके, वो डी है, ओके, जो कि इसमें प्रेजेंट है, और ये है एग सेल। एग सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो वो D प्लस है, ओके, D प्लस। तो क्या होता है प्रोजेनी में, जब फ्यूजन होती है, स्पर्म सेल में से सिर्फ न्यूक्लियस इसके अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जाता, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म सेल में ही रह जाता है। तो प्रोजेनी जब फॉर्म होती है उसमें न्यूक्लियस एक तो मम्मा का होता है फ्रॉम द एग, और दूसरा होता है फ्रॉम द फादर, जो कि फ्यूज हो जाते हैं। मगर साइटोप्लाज्म में जो भी कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं सबके सब मदर का ही होता है, इंक्लूडिंग द माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए नो मैटर फादर की जीन कुछ भी हो जाए, द प्रोजेनी विल ऑल बी फॉलोइंग द मैटरनल इनहेरिटेंस पैटर्न। इसीलिए यहाँ प्रोजेनी की जीनोटाइप डी है, जो कि मेल के साथ मैच हो रही है, और इट इज गिविंग सिनेस्ट्रल टाइप, मगर आप यहाँ देख सकते हैं इसका फिनोटाइप डेक्स्ट्रल है, दैट इज बिकॉज ऑफ मैटरनल इनहेरिटेंस, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। So the cytoplasm is an important component of the cell, not only for the transferring organelles. साइटोप्लाज्म का फंक्शन सिर्फ एक सेल से दूसरे सेल में ऑर्गेनल्स को ट्रांसफर करना ही नहीं, बल्कि इनहेरिटेंस पैटर्न में भी बहुत बड़ा काम है इसका, तो इसीलिए हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं इसे, या और दूसरा नाम है मैटरनल इनहेरिटेंस। इन दोनों के वजह से ह्यूमंस में बहुत सारी डिजीज कंडीशंस प्रिवेलेंट है। अगर कुछ भी डिफेक्ट हो गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में, तो बहुत सीरियस फिजिकल, मेंटल, बायोकेमिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी डिफेक्ट है तो नेक्स्ट जनरेशन में जब बच्चा होगा, उस बच्चे की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स में बहुत दिक्कत हो सकती है। So next concept which you're going to study today is microbial genetics. Microbial genetics के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब दो बैक्टीरिया की बात हो तो एक बैक्टीरिया अपनी जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरी बैक्टीरिया में कैसे पास कर रही है। उसकी 3 स्ट्रेटजीज हैं, एक है कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। इनके बारे में हम इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन बहुत सिंपल है, बस समझ लीजिए थ्रू द डायग्राम। ये है एक बैक्टीरियल सेल, ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है।
इस बैक्टीरियल के सेल के पास अपना खुद का एक जीनोमिक डीएनए है, वेरी गुड। इसके पास एक प्लास्मिड है, इसके पास शायद नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया एक पिल्लाई फॉर्म करेगा, मतलब एक अटैचमेंट। ओके, एक अटैचमेंट, टेम्पररी अटैचमेंट जिसे हम पिल्लाई कहते हैं, PILLI, वो फॉर्म करेगा और इस बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाएगा और इस प्लास्मिड की एक कॉपी को इसके अंदर भेज देगा। Okay, so now this bacteria has transferred its genome to this bacteria. So through a process called as conjugation. So conjugation is the transfer of DNA directly from one cell to another through cell-cell contact. और वो कैसे होता है, पिल्लाई के थ्रू। So the DNA transferred by conjugation often involves plasmids. इसका मतलब है कि जीनोमिक डीएनए पास नहीं होता एक सेल से दूसरे सेल में, प्लास्मिड डीएनए पास होता है। तो प्लास्मिड डीएनए यूजुअली सर्कुलर होता है, जो कि अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। सो दिस कॉन्जुगेटिव ट्रांसफर ऑफ प्लास्मिड इज कैरिड आउट बाय द सेल सरफेस स्ट्रक्चर, जिसे हम पाइलस या फिर पिल्लाई करके कहते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। साइंटिस्ट लोगों ने इस नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को इतना पसंद आ गया, उन्होंने उससे इंस्पिरेशन लेके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने लगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, मान लो ये था एक बैक्टीरिया, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, उसके बाद वो मर गया। जब मर गया उसकी सेल की लाइसिस हो गई, उसकी जीनोमिक डीएनए और प्लास्मिड डीएनए बस सराउंडिंग्स में चले गए। जब इसके पास मान लो एक बैक्टीरिया आ गया, इसने इस सराउंडिंग में से प्लास्मिड को देख लिया, तो ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया इस प्लास्मिड को अपटेक कर लेगा एंड दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। Okay, so bacteria are capable of uptaking the DNA directly from the environment and incorporating it into their genome. ये प्लास्मिड सेल के अंदर चला जाएगा, फिर क्या होगा, ये इस जीनोम के साथ इंटीग्रेट भी हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करके कहते हैं। सो साइंटिस्ट गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो उन्होंने क्या किया, इस मेथड को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में यूज करने लगे। तो बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं जिसके पास जीनोमिक डीएनए मगर प्लास्मिड डीएनए नहीं है। हम एक वेक्टर को लेते हैं, उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। ओके, जीन ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अभी इसको इसके अंदर डाल दिया, इसकी सराउंडिंग्स में रखोगे तो अपने आप वो अंदर खींच लेगा। तो दिस प्लास्मिड इज गोइंग इनसाइड द बैक्टीरिया। तो हम इस बैक्टीरिया को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स की प्रोडक्शन करते हैं। हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ हो सकता है इंसुलिन, तो हमने इस प्लास्मिड में इंसुलिन जीन को इंसर्ट कर दिया और उसको इस सेल के अंदर भेज दिया। नाउ दिस सेल विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन जीन। ओके, सो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। सो दिस डीएनए यूजुअली कम्स फ्रॉम द डेड बैक्टीरिया जो स्प्लिट अप हो जाता है, उसकी जेनेटिक कंटेंट्स सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होती है जिसको लाइव बैक्टीरिया अपटेक कर लेता है। तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, वो एक थर्ड प्रोसेस है जिसमें ये मान लो आपका बैक्टीरियल सेल है और ये है एक वायरस। तो वायरस क्या, मतलब वायरस कुछ ऐसा बना लेती हूँ। तो वायरस क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाएगा और इसकी जो जीनोमिक डीएनए उसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। फिर क्या होगा, बैक्टीरिया के पास अपना एक जीनोम है और नया जीनोम आया वायरस से, ये दोनों इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, बैक्टीरिया जब अपने लिए प्रोटीन्स बनाएगा तो वो वायरस का भी प्रोटीन्स बनाएगा। तो वायरस की प्रोटीन्स बनेगी, वायरस की डीएनए बनेगी, तो वायरस बहुत सारे रेप्लिकेट हो जाएंगे। ओके, बहुत सारे रेप्लिकेट हो जाएंगे, सेल को लाइसिस करके बाहर निकल जाएंगे। अगेन दिस साइकिल विल रिपीट, दूसरी बैक्टीरिया को जाके अफेक्ट करेगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फर्स्ट इज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक डेड सेल है जिसके अंदर से बहुत सारी जीन्स निकल रही हैं। तो एक जीन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही जीन बैक्टीरियल रिसिपिएंट सेल के अंदर जाएगी,
कुछ भी जा सकती है। तो यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स की बात कर रहे हैं, इसलिए एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को एग्जाम्पल ले लिया। तो ये जीन इस बैक्टीरिया से लेके इस बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है। पहले तो इस बैक्टीरिया के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन नहीं था, मगर डोनर सेल से रेसिपिएंट में जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, वायरस का जो डीएनए है वो रिसिपिएंट सेल के अंदर जाके इंटीग्रेट हो जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में यू कैन सी दिस, राइट, दिस इज कॉल्ड एज पिल्लाई। ओके, दिस इज कॉल्ड एज पिल्लाई। ये डायग्राम भी आपको सिर्फ वही बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन में प्लाज्मिड डीएनए जो कि सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है वो सेल के अंदर जा रहा है। ट्रांसडक्शन में वायरस अपना जीनोम सेल के अंदर भेज रहा है। कॉन्जुगेशन में थ्रू द सेक्स पिल्लाई, इसको हम सेक्स पिल्लाई भी कह सकते हैं या फिर नॉर्मल पिल्लाई भी कह सकते हैं, इसके थ्रू प्लाज्मिड डीएनए अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक शॉक। जब सेल को आप इलेक्ट्रिकल शॉक दोगे तो क्या होगा, सेल परमिएबल हो जाएगा, मतलब उस सेल में पोर्स क्रिएट हो जाएगी। तो जो सेल के बाहर जो आपका प्लाज्मिड प्रेजेंट है वो इजीली अंदर चला जाएगा, उसको हम ट्रांसफेक्शन करके कहते हैं। ओके, सो यू कैन सी दिस पिक्चर एंड टेल मी व्हाट प्रोसेस इट इज। आई गिव यू लाइक 10 seconds, मुझे ये बता दीजिए कि ये क्या प्रोसेस है। यू कैन एक्चुअली write the answer for this in the comment section and let me know कि ये पिक्चर क्या है, what is the process of microbial genetics happening here। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मेरे को कि ये कौन सा प्रोसेस है। मैं आपको नहीं बताऊंगी आंसर, आपको खुद पता करना है कि ये कौन सा प्रोसेस है। इस डायग्राम का नाम मान लो 1 है, तो व्हाट इज 1 आप टाइप करके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ओके, वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर। तो ये क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस हैपनिंग हियर, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है करके नंबर 2 डाल के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। देखते हैं कि कितने लोगों को ये बैक्टीरियल माइक्रोबियल जेनेटिक्स समझ में आई। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर। ये आपका थर्ड पिक्चर है। तो इसमें क्या हो रहा है और ये कौन सी टाइप ऑफ माइक्रोबियल जेनेटिक्स है। तो इन कमेंट सेक्शन आप कैसे डालोगे कमेंट, मैं बताती हूँ। 1 करके जो भी उसका नाम है टाइप इट, 2 करके जो भी उसका नाम है टाइप इट, 3 करके जो भी द प्रोसेस इज टाइप इट एंड पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को हम जंपिंग जीन्स भी कह सकते हैं। ओके, जंपिंग जीन्स। तो ये जीन्स हमारी क्रोमोसोम्स में बहुत प्रेजेंट होते हैं ये जीन्स। ओके, क्रोमोसोम्स में बहुत प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को कहीं से भी कट कर सकते हैं और कहीं भी जाके अपने आप को चिपका सकते हैं। दे कैन पेस्ट एज इट इज या फिर इन्वर्ट में भी पेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी कितनी भी कॉपीज बना के अपना पेस्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं, ये कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, इन्वर्ट करके अपने आप को पेस्ट कर सकते हैं, कितना भी अपना कॉपीज बना सकते हैं। ओके, इनकी ये कैपेबिलिटी होती है। तो ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स एक बहुत बड़ा फिनोमेनन का पार्ट होता है। मतलब मान लो ये आपका एक सेल है, इसमें जीनोमिक डीएनए है और प्लाज्मिड डीएनए है। ओके, तो जीनोमिक डीएनए में एक रीजन है, मान लो ये जीन, ये जो ब्लू कलर का है ना, ये मान लो कि एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस है, जंपिंग जीन है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से कट हुआ और डायरेक्टली जाके प्लाज्मिड में अपने आप को चिपका लिया इसने। ओके, प्लाज्मिड में अभी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन आ गया। सो इस बैक्टीरिया का नाम है ए। ओके, मान लो इस बैक्टीरिया का नाम है ए। अब दूसरा बैक्टीरिया है बी, जिसके पास अपना एक जीनोमिक डीएनए है। इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया तक ये
रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, अब ये तो रिकॉम्बिनेंट बन गया, हमने कुछ नहीं किया, मगर ऑटोमेटिकली ड्यू टू द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स और जंपिंग जीन्स इस प्लास्मिड में एक नई कैरेक्टर आ गई जो है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस। वो यहाँ से लेके इस बैक्टीरिया ए से बैक्टीरिया बी में ट्रांसफर हो सकता है। बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। एक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, जब ये सेल लाइज हो जाएगा, ओके, इसकी जीनोम बाहर और इसकी प्लास्मिड्स बाहर होगी, तब ये अपटेक कर सकता है। दूसरा थ्रू पिल्लाई, पिल्लाई फॉर्म करके इसको अंदर लेके जा सकता है। तो बहुत सारी वेस में एक सेल के अंदर जो कैपेबिलिटी है वो दूसरे सेल के अंदर जा सकती है। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसी तरह एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, बहुत सारे डिसीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, तो इस तरह ही होता है। मान लो कोई एक बैक्टीरिया है, उसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है, हमारे पास दूसरा बैक्टीरिया है जिसके पास वो जीन नहीं है, ओके, तो इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, ओके। तो जब ये बैक्टीरिया जिसके पास ये जीन है फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इस बैक्टीरिया के पास कांटेक्ट में आता है, तो पिल्लाई फॉर्म करके इस जीनोम के उसके अंदर पास कर देता है। तो जब ये नया बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया नया बैक्टीरिया बन जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है। अब इसको ट्रीट करने के लिए जितना भी एंटीबायोटिक्स दे दो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास उस एंटीबायोटिक्स को रेसिस्ट करने के लिए जीन प्रेजेंट है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजंस आज ट्यूबर क्लोसिस और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस के लिए एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते, ओके। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है। तो अगर आप CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये आपका प्राइसिंग का पैकेजेस है। 10% ऑफ के लिए यूज द कोड नेहा। You can like, share and subscribe and also comment in our videos in the YouTube channel गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। आप हमें मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं if you have any queries या questions, okay। So keep learning guys, अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। Always be happy and smiling. Thank you so much and have a nice day.